वेलकम बैक। हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश या यूं कह लीजिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था दो चीजों के बारे में मुख्य रूप से हमने बात किया था। एक चौसर के बारे में और दूसरा हमने बात किया था रिनेसेंस के बारे में, पुनर्जागरण। चौसर के बारे में हमने बात किया था और उनके बारे में हमने ये भी बात किया था कि उन्हें द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। और रिनेसेंस के बारे में हमने बात किया था, पुनर्जागरण। इस दोनों के बारे में हमने चर्चा किया था और हमने ये भी बात किया था कि कैसे मिडिल इंग्लिश में इन चीजों का प्रभाव था और इसकी वजह से हम लोग पहुंच गए थे किसमें, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में। अर्ली मॉडर्न इंग्लिश का काल हमारा है 1500 एडी से 1800 एडी का। अब हम देखते हैं कि इस एज में मतलब 1500 एडी से 1800 एडी के बीच में कौन कौन सी घटनाक्रम हुई जिसकी वजह से अर्ली मॉडर्न इंग्लिश से तब्दील हो गया मॉडर्न इंग्लिश में। तो देखते हैं। देखिए, इस युग की प्रमुख घटनाएं, सबसे पहली घटना है विलियम शेक्सपियर का जन्म होना। 1564 ईस्वी में विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ और विलियम शेक्सपियर आज इंग्लिश के क्षेत्र में कोई परिचय के मुहताज नहीं है। इन्होंने मुख्य रूप से तीन चीजें लिखी। एक लिखी इन्होंने हिस्ट्रीज। देखो, इस काल में जो राजा महाराजा थे उसके बारे में इन्होंने हिस्ट्री लिखी। दूसरी कॉमेडी आप जानते हैं, हंसी वाली जो कहानियां होती है उसको बोलते हैं कॉमेडी। और तीसरी चीज जो इन्होंने लिखी वो लिखी इन्होंने ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखद घटना। ट्रेजेडी का मतलब होता है जो मेन पात्र हो जिसकी कहानी के लास्ट में मृत्यु हो जाए, तो वो होती है ट्रेजेडी। और कॉमेडीज में क्या होता है, हंसी वाली कहानी होती है और इसमें लास्ट में मैरिज तक जाके सिमट जाती है। और हिस्ट्री आप समझते ही राजा महाराजाओं की कहानियां थी। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आता होगा कि फिर विलियम शेक्सपियर इतने फेमस क्यों हुए। देखिए, विलियम शेक्सपियर ने ड्रामा भी बहुत लिखा था। ड्रामा मीन्स नाटक। देखो, इससे पहले जियोफ्री चौसर थे, तो जियोफ्री चौसर ने लिखी थी कहानियां, लेकिन इन्होंने ड्रामा लिखी। एक टाइम था कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई ड्रामा सभी जगह खेला जाता था। और ड्रामा में क्या होता है कि लोग देखता है। अब लोगों के जुबान पे हमेशा उसमें जो एक्ट की जाती थी वो गुनगुनाने लग गए, लोग हमेशा उसकी बात करने लग गए। तो ये ज्यादा प्रभावशाली रहा। आप जानते हैं कि किताबें सिर्फ वही पढ़ सकते जो पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ड्रामा तो जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आती होगी, वो भी देख सकते थे, समझ सकते थे। तो ये वजह हुई कि विलियम शेक्सपियर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए। और भी कई वजह हैं, जैसे ट्रेजेडी, दुखद घटनाएं होती है, लोगों के दिल को छूती है। और इनकी जो लेखनी थी वो लाइफ, डेथ, लव, गंभीर चीजों पे काफी कुछ रही थी, तो इसकी वजह से भी ये काफी फेमस हुए। एक ऐसी चीज जो इनको बना दिया द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, और वो ये थी इंग्लिश डिक्शनरी में इनके शब्दों का योगदान। लगभग 3000 वर्ड्स इन्होंने पहली बार बना दिया, नया दे दिया इंग्लिश को। 3000, जिसमें से 1700 के आसपास वर्ड्स आज भी हम लोग यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंग्लिश में बहुत बड़ा इनका योगदान रहा। किसी एक राइटर के द्वारा 3000 नए शब्द दे देना बहुत बड़ी बात है। और इवन आज भी जिसमें से 1700 शब्द पूरे दुनिया में यूज किया जाता है, तो इसकी वजह से इनको द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश कहा गया। तो आपको यहाँ पे एक बात स्पष्ट हो जाना चाहिए। सीधा अगर आए हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश या हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो आप लिखेंगे जियोफ्री चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश या द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लेकिन आपसे ये प्रश्न किया जाए हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, या ये प्रश्न किया जाए हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर,
देन योर आंसर शुड बी विलियम शेक्सपियर। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? विलियम शेक्सपियर। तो आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजी के क्षेत्र में इनका कितना बड़ा योगदान हुआ, ठीक है। और इन्होंने अपनी लेखनी से अच्छा खासा पैसे कमाए। हालांकि प्रसिद्धि इनकी मृत्यु के बाद और ज्यादा इनको मिली, और बहुत मात्र 52 साल के 52 ईयर्स ओल्ड थे तब इनकी डेथ हो गई। तो इस तरह से विलियम शेक्सपियर का अर्ली मॉडर्न इंग्लिश के काल में योगदान रहा। नेक्स्ट बात हम चलते हैं कॉलोनियलिज्म। तो कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है उपनिवेशवाद। ये क्या होता है उपनिवेशवाद? अधिक शक्तिशाली देश के द्वारा कम शक्तिशाली देश पर सत्ता कायम कर लेना और वहां के जो संसाधन है उसका उपयोग अपने फायदे के लिए करना, वो कहलाता है कॉलोनियलिज्म। इसको समझना बड़ा आसान है। आप जानते हैं कि हमारा देश जो है भारत, वो अंग्रेजों का उपनिवेश था। क्या था? अंग्रेजों का उपनिवेश। अंग्रेज हमारे यहाँ आया, हमें अपना गुलाम बना लिया और हमारे यहाँ की जो बहुमूल्य चीजें थी वो अपने देश में ले गया, हमारे यहाँ के साधनों का उपयोग अपने देश के लिए करने लग गया। तो ये होता है उपनिवेश। अब देखो, 2 बार ब्रिटेन गुलाम रह चुका था। एक बार कब? 43 BC के आसपास। किसका गुलाम रहा था? जर्मनी का। जर्मनी के जो इन्वेडर्स थे उसके द्वारा। दूसरी बार किसके द्वारा रहा है? फ्रांस। फ्रांस के 2 शासक जो थे, विलियम द कन्क्वेरर और द ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी, उन दोनों के द्वारा। ये दोनों हालांकि 150 साल तक ही शासन कर पाए वहां, और उन्होंने काफी वहां विकास किया था, जिसके बारे में हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था। इसके बाद क्या हुआ? जस्ट उलट अंग्रेज लोगों ने क्या किया, ब्रिटेन के लोगों ने क्या किया, ये पूरी दुनिया में अपना शासन, अपना सत्ता फैलाना शुरू कर दिया। दूसरे देशों में जाकर वहां सत्ता हड़पना शुरू कर दिया। कहीं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जा गए और वहां सत्ता कायम कर लिया, कहीं लड़ करके ले लिया। जैसे अपने देश में द ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी बिजनेस करने के लिए, और बाद में हमें गुलाम बना दिया। तो देखो, कॉलोनियलिज्म ये पूरी दुनिया में ऐसा माना जाता था, एक समय था कि ऐसा कहा जाता था कि अंग्रेजों के शासन काल में सूर्यास्त नहीं होता है। अंग्रेजों के शासन काल में सूर्यास्त नहीं होना कहने का मतलब क्या हुआ? ये हुआ कि अंग्रेजों का जो देश था, गुलाम देश सब था, वो पूरी दुनिया में फैली हुई थी। तो किसी न किसी देश में हमेशा सूर्योदय रहता ही था। इसी वजह से कहा जाता था कि अंग्रेजों के शासनकाल में सूर्यास्त नहीं होती थी। अब देखो, अब यह कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद हुआ, तो ये पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाया। तो पूरी दुनिया में जब जाके ये क्या बोल रहा था? इंग्लिश। और पूरी दुनिया में क्या थी? अलग अलग भाषाएं। तो सब में जाकर के इंग्लिश का बीज बोया इसने, ठीक है। और पूरी दुनिया में इंग्लिश फैला दिया, जिसका परिणाम क्या हुआ कि आज इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इसके पीछे मुख्य रूप से ये बहुत बड़ा कारण है कि अंग्रेजी शासन का पूरी दुनिया में प्रभाव था, वो गुलाम बनाया हुआ था। तो उसकी वजह से पूरी दुनिया में अंग्रेजी फैल गई। अब बोलेंगे कि इंग्लिश लिटरेचर पे इसका क्या प्रभाव हुआ? ठीक है, अंग्रेजी फैल गई पूरी दुनिया में, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर पे इसका क्या प्रभाव हुआ? तो देखते हैं। देखो, पूरी दुनिया में इसने किया। जैसे मान लो इंडिया में आया, ठीक है। इंडिया में आया, इंडिया में क्या बोली जाती है? हिंदी। यहाँ क्या बोली जाती है? इंग्लिश। अब इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे शब्द मिले जो इंग्लिश में उसके लिए कोई वर्ड ही नहीं था। जैसे फॉर एग्जाम्पल धोती। अब अंग्रेज लोग, इंग्लैंड में कोई धोती ही नहीं पहनता था, जानता ही नहीं था, तो धोती के लिए तो कोई इंग्लिश में वर्ड ही नहीं था। तो इसने क्या किया? हिंदी के शब्द को ही अंग्रेजी में बना दिया। धोती को लोग भी क्या कहा? धोती। एक होता है लोटा। हमारे यहाँ जो पानी पीने के लिए जो पुराने जमाने में लोग यूज करते थे, लोटा, ठीक है। अब अंग्रेजों के पास लोटा ही नहीं, अंग्रेज जानते नहीं था क्या लोटा है, तो उसने कहा कि भाई लोटा को लोटा ही कहा दो। अब देखो, इस तरह से लूटना। अब अंग्रेज देखो, रॉब मतलब होता है लूटना, लेकिन अंग्रेजों को लगा कि ये लूट एग्जैक्टली कई सेंस में यूज किया जाता है। जैसे सामानों की लूट हो रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने लग जाना, या लूट लेना बल प्रयोग करके।
तो इसके लिए अंग्रेजी में भी कोई सुटेबल सब्स्टिट्यूट नहीं मिला, तो उन लोगों ने लूट शब्द को भी जोड़ दिया। तो जरा आप सोच के देखिए कि एक देश भारत में आया और भारत के हिंदी शब्द बहुत सारे इन्होंने अपने अंदर जोड़ लिया, तो पूरी दुनिया में शासन किया, तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया के भाषाओं के बहुत सारे शब्द जुड़े होंगे इंग्लिश में, और इस तरह से अंग्रेजी का स्वरूप बदलना शुरू हो गया। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म की वजह से अंग्रेजी का स्वरूप कैसे बदला। ठीक है, तो उसकी वजह यह थी कि दुनिया के विभिन्न देशों के भाषाओं के शब्द इसमें शामिल हो गए और इसलिए भी इसका स्वरूप बदलना शुरू हो गया। अब देखो, इन्होंने कॉलोनियलिज्म किया, मतलब उपनिवेशवाद किया, दूसरे देश को अपने में शामिल किया। कैसे शामिल किया होगा? क्या प्यार से गया होगा, कहा होगा कि हमको शासन करने दो, तो करने दिया होगा? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से क्या किया होगा, उसने युद्ध लड़ा होगा। ठीक है, क्या किया होगा? वार किया होगा। और वार के लिए क्या चाहिए? हथियार चाहिए। वेपन, वेपन मीन्स हथियार। हथियार कहाँ बनती है? फैक्ट्री में। तो इसके लिए क्या चाहिए? फैक्ट्री। अब देखो, युद्ध करता होगा तो युद्ध में लोग घायल भी होते होंगे, उन्हें क्या चाहिए? मेडिसिन। तो उसके लिए भी मेडिसिन कहाँ बनेंगे? फैक्ट्री में। अब ये ब्रिटेन से निकलकर, इंग्लैंड से निकल करके पूरी दुनिया में अपना शासन कायम किया, तो क्या ये पैदल चल के गए होंगे? बिल्कुल नहीं। उस समय क्या चीज से जाते थे? मेनली पानी के जहाज से, शिप से। तो क्या शिप कैसे बनती होगी? जाहिर सी बात है, फैक्ट्री में। मतलब कॉलोनियलिज्म को बढ़ावा देने के लिए इन्हें बड़े पैमाने पे उद्योग की जरूरत पड़ी, और इसी के साथ शुरू हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण। अब देखो, औद्योगिकीकरण हुआ तो आप फिर से, आप एक सवाल उठता है, ठीक है, उद्योग का विकास हुआ, चाहे उपनिवेशवाद की वजह से हो, तो ये तो समझ गया कि अलग अलग भाषाओं से कॉलोनियलिज्म का प्रभाव हुआ, कि अलग अलग भाषाओं से शब्द आ गए इंग्लिश में, तो चलो इंग्लिश में प्रभाव हुआ। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इंग्लिश पे क्या प्रभाव हुआ, तो मैं बताता हूँ क्या प्रभाव हुआ। अब देखो, आप सिंपल सा एक एग्जाम्पल लो। आज हमारे पास मोबाइल फोन है, तो मोबाइल की वजह से कितने नए शब्द आ गए। शायद मोबाइल ना हो तो, नहीं होता तो हम नहीं जानते कि सेल्फी क्या होता है। मोबाइल नहीं होता तो शायद हम मेमोरी कार्ड भी नहीं जानते, और मोबाइल ने टच स्क्रीन का भी नाम दिया। तो आप जरा सोच सकते हो कि एक मोबाइल नए खोज होने से कितने नए शब्द आ गए। तो उस काल में इतने सारे नई खोजें हुई, जितने भी आप देखोगे नई खोजें इसी काल में नजर आती है। तो जितनी सारी नई नई खोजें हुई, उतनी नए नए शब्द क्या हुआ, न्यू वर्ड्स जुड़ गए इंग्लिश में। न्यू वर्ड शामिल कहाँ हो गए? इंग्लिश में। और इस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन का अंग्रेजी भाषा पर बहुत बड़ा प्रभाव हुआ। इसकी शब्दावली तेजी से बढ़ने लग गई। अब इंडस्ट्रियल वर्ड्स, नए नए वर्ड्स आने लग गए, और वो सब जो इंग्लिश के डिक्शनरी को बड़ा करना शुरू कर दिया, और इस तरह से इसका काफी असर अंग्रेजी पर पड़ा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। ये कहलाता है द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। ये क्या है ग्रेट वॉवेल शिफ्ट? देखो, लगभग 1400 एडी के बाद ही, ठीक है, लोगों के बोलने का टेक्निक में अंतर आने लग गया। जैसे हम लोग अभी यहाँ इंग्लिश बोलते हैं, पूरा उच्चारण स्पष्ट बोलते हैं, पूरा वॉवेल साउंड हो या कंसोनेंट साउंड हो, उसका स्पष्ट आर्टिकुलेट करते हैं, स्पष्ट रूप से उच्चारण करते हैं। लेकिन 1400 एडी के बाद क्या हुआ कि लोग वॉवेल साउंड को छोटा करके बोलने लग गए, और छोटा करके बोलने लग गए, जिसकी वजह से बहुत फास्ट और शॉर्ट में लोग बोलना शुरू कर दिया। और तभी से आज हम देखते हैं कि जो लोग इंग्लिश नेटिव है, जो मतलब ब्रिटेन के लोग हैं, या ऑस्ट्रेलिया में भी नेटिव इंग्लिश बोली जाती है, तो क्या देखते हैं, उनकी जो बोलते हैं वो इतना फास्ट बोलते हैं, छोटा करके वॉवेल साउंड को बोलते हैं कि हमें समझ नहीं आती है।
तो ये सॉर्ट करने का जो ट्रेंड शुरू हुआ वो लगभग 1400 एडी के आसपास बाद होना शुरू हो गया, लेकिन स्पष्ट रूप से प्रभाव 1500 एडी में दिखने लग गया था, इसलिए इसको हमने शामिल किया है 1500 एडी टू 1800 एडी के बीच। तो दैट इज कॉल्ड ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट की वजह से लोगों के उच्चारण करने में अंतर आ गया और लोग शॉर्ट करके बोलने लग गए। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा प्रभाव हुआ इंग्लिश भाषा में। तो उच्चारण से संबंधित प्रभाव को क्या कहा गया? ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, जिसके अंतर्गत वॉवेल साउंड को छोटा करके बोला जाने लगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आगे बात करते हैं लिंडले मुरे। लिंडले मुरे की एक लाइफ के बारे में बताते हैं, कहानी बताते हैं। तो लिंडले मुरे बेसिकली मुख्य रूप से ये अमेरिका के रहने वाला था। ये अमेरिका के रहने वाले थे, लेकिन बचपन में ये काफी बदमाश प्रवृत्ति के बच्चा हुआ करते थे। इतने ज्यादा बदमाश हुआ करते थे कि इन्हें अक्सर स्कूलों से निकाल दिया जाता था। एक टाइम ऐसा आया कि वहां के जो स्थानीय प्रशासन, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने कह दिया कि आप इनको संभालो, नहीं तो फिर इन्हें हम परमानेंट जेल में बंद कर देंगे, क्योंकि अक्सर कहीं ना कहीं कोई ना कोई उत्पाद मचा देते थे। इनके पेरेंट्स लोग बहुत परेशान थे, अलग अलग स्कूल में डालते थे, लेकिन सभी जगह वही हाल। फिर जनरली ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि चलो उसको बाहर भेज देते हैं, शायद नई जगह पे जाके सुधर जाए। तो लिंडले मुरे के एक अंकल, वो थे इंग्लैंड में। कहाँ थे? इंग्लैंड। और वो पेशा से क्या थे? एडवोकेट। क्या थे? एडवोकेट, लॉयर। ठीक है, क्या थे? एडवोकेट थे, लॉयर थे, मतलब वकील थे। अब देखो ये बदमाश आदमी, अब ये जब गए, कहाँ भेज दिया उसको? इंग्लैंड में, अपने अंकल के पास। जब ये अंकल के पास गए तो वहां पे वो वकील थे, सुबह से शाम तक उसी तरह के लोग वहां पहुंचते थे केस लेकर के। तो मार पीट, लड़ाई, दंगा, यही बात सब सुनने को मिलती थी। और इसको खूब इंटरेस्ट आने लग गया, क्योंकि उस तरह का ये आदमी था। तो इतना इंटरेस्ट आने लग गया कि वहां इसने रहने का ही प्लान बना लिया परमानेंट, और वहां रहने लग गए। और साथ साथ ये भी योजना बना लिया कि वो भी एडवोकेट बनेंगे। ठीक है, जनरली आप देखोगे कि बदमाश टाइप के जो लोग होते हैं, या तो एडवोकेट बनते हैं, वकील, ताकि वो केस वेस लड़ सके, उस तरह की चीज लाइफ स्टाइल बन जाती है उनकी। या फिर आजकल अपने यहाँ तो ऐसा ट्रेंड है कि ऐसे लोग नेता बन जाते हैं, ताकि अपना प्रोटेस्ट कर सके, प्रोटेक्ट कर सके अपने आप को। खैर जो भी हो, दैट्स डिफरेंट मैटर। तो लिंडले मुरे अपने अंकल के पास गए, सुबह से शाम तक वहां यही कहानी सुनने को मिलती थी, इसका इंटरेस्ट डेवलप हो गया। तो देखो लॉयर क्या होता है? ये लॉ की बात करता है, कानून। कानून क्या होता है? नियम। वकील के दिमाग में हमेशा नियम की बातें आती रहती है। तो लिंडले मुरे ने देखा कि इंग्लिश लोग बोलते हैं, इंग्लिश लिखते भी हैं, बट उसका कोई एक ठोस निश्चित ग्रामर नहीं था। सब लोग का अपना अपना विचारधाराएं थी, बट एक कोई निश्चित रूपरेखा दी गई कोई ग्रामर नहीं थी। तो लिंडले मुरे ने क्या किया? इंग्लिश भाषा के नियम की पुस्तक लिखनी शुरू कर दी, नियम की बुक लिखनी शुरू कर दी। और वही बुक जब कंप्लीट हुआ, कैसे लिखना शुरू कर दिया? बहुत सारे इंग्लिश के विद्वान से मिला, बहुत सारे लोगों से मिला, उस सबके संपर्क करके इन्होंने एक बुक लिखनी शुरू कर दी कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है, कैसे बना, क्या सब सारा कुछ नियम लिख दिया इन्होंने। और वही बुक आज क्या बन गया? ग्रामर। ग्रामर में क्या होता है? इंग्लिश भाषा के नियम ही तो होते हैं। तो इस तरह से इंग्लिश भाषा के नियमों की पुस्तक क्या कहलाती है? ग्रामर। और ये इंग्लिश ग्रामर का रूपरेखा देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? लिंडले मुरे। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर।
तो लिंडले मुरे को क्या कहा जाता है? द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो इन सभी ये जो 5 एक्टिविटीज हुई इस काल में, ये घटनाक्रम हुई और इस सब की वजह से अंग्रेजी में काफी परिवर्तन आ गया और अंग्रेजी भाषा में इन्हीं परिवर्तन को देखते हुए अंग्रेजी के एक नए युग की शुरुआत हो गई, जिस युग को हम क्या कहते हैं? मॉडर्न इंग्लिश। तो इस तरह से हम लोग अब पहुंच गए मॉडर्न इंग्लिश में और अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग ग्रामर कैसे पढ़ते हैं और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से ग्रामर शुरू कर देंगे। अब इससे पहले कि हम इस वीडियो को समाप्त करें, मैं चाहूंगा कि अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा एक बार हम लोग फिर से रिवाइव कर ले। हमने शुरुआत की कैसे ओरिजिन ऑफ इंग्लिश हुआ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहा। अलग अलग जो अंग्रेजी भाषा के काल है, डिफरेंट एजेस रहा, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहा। देन आफ्टर इंपॉर्टेंट राइटर्स के बारे में हमने बात किया। इंपॉर्टेंट राइटर्स, इसमें मुख्य रूप से 2 राइटर्स के नाम आपको याद ही होने चाहिए, जियोफ्री चौसर एंड विलियम शेक्सपियर। फिर हमने अलग अलग चीजों की बात की कि अंग्रेजी भाषा आज इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसके बनने में क्या क्या चीजों का योगदान है। इंटरनेशनल लैंग्वेज मतलब क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय भाषा। इसको बनने के क्या क्या कारण है, इसमें हमने बात किया कॉलोनियलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इस क्रम में हमने आगे ये भी ग्रेट वॉवेल शिफ्ट की भी बात किया। फिर ग्रामर की बात किया हमने, जिसमें कि लिंडले मुरे साहब की बात की अभी जस्ट। तो इस तरह से ये कुछ मुख्य बातें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। और अब हम लोग इस लायक बन गए हैं, अब हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, बेसिक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश कर लिया। अब इसको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश कर लो या स्टोरी ऑफ इंग्लिश कर लो, ये सब एक ही बात है। अब हम अगले वीडियो में ग्रामर शुरू करेंगे, लेकिन ग्रामर शुरू करने से पहले एक बार टेस्ट आप जरूर दे देना, जिससे कि स्पष्ट हो जाए कि यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। थैंक यू वेरी मच।